और अब खबरें तफसील से। टीआरएस सरबराह और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अकलियतों के लिए 12% रिजर्वेशन देने के वादे पर हम कायम हैं। हम 12% रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करेंगे। मरकज ने इस मामले को ज़ेरे इल्तिबा रखा है। कई मसाइल मरकज के पास रुके हुए हैं। रिजर्वेशन पर असेंबली में एक और करारदाद मंजूर की जाएगी। कुल जमाती वफ्द के जरिए मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। वादे है कि 12% रिजर्वेशन पर न्यूज़ 18 ने कई प्रोग्राम पेश किए। कल ही न्यूज़ 18 ने खुसूसी प्रोग्राम के जरिए हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी और आज ऐवान में वज़ीर आला ने इस मामले पर वजाहत दी। %12 रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात की आपने जो बात किया है, यहाँ हमने ऑलमोस्ट यूनानिमसली पास करके भेज दिया। आप लोग बखूब जानते हैं मरकज़ के सरकार का जो पॉलिसी है वो लोग पेंडिंग रखे हुए हैं। किसी प्रकार से वो बाहर स्टेटमेंट देते नहीं देंगे। अंदर हमको अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक बार मैं जान पूरा कोशिश करता हूँ। अगर नहीं होता तो आगे चल के भी फिर एक बार हम लोग यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास करेंगे। एक ऑल पार्टी डेलीगेशन चलेंगे। कई ऐसे चीज़ पेंडिंग है सेंटर के पास। जो चीज़ें उनके पास नहीं रखना चाहिए था वो रख रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार सेंट्रलाइज कर रही थी उसी प्रकार से बीजेपी सरकार भी कर रहा है। बात गलत है। जमहूरियत में हम जरूर लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट एसक्यू मसूद ने 12% रिजर्वेशन पर वज़ीर आला केसीआर के ऐवान में दिए गए बयान का खैर मकदम किया और साथ ही कहा कि हुकूमत का रवैया इस मामले पर आवाम को बहलाने वाला दिखाई दे रहा है। खान साहब, एमएलए और केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज 12% रिजर्वेशन पे असेंबली में बात की और केसीआर साहब ने फिर से वायदा दिया कि हम इस मामले को परस्यू करेंगे। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पर कुछ चीज़ें अभी भी जो है जो हमको समझ नहीं आ रही। नंबर एक ये है कि अगर ये मामला सारा हुकूमत हिंद का तय करना था तो बिना सारे चीज़ों को जो ना रिसर्च किए कि केसीआर साहब ने कैसे 12% का वायदा किया। एक ये मामला है क्योंकि लीगल मामला है तो इसको जो ना बहुत सीरियसनेस से उनको अनाउंस करना चाहिए था। अगर कांग्रेस के दौर की अगर बात करेंगे तो स्टेट में और सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए भी उन लोगों ने 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने में फेल रहे। कई उसमें लीगलिटीज़ थी। अब अगर किसी वजह से बीजेपी हुकूमत इस पर अमल नहीं करती है और इसको जो ना रिजॉल्व नहीं करती है तो टीआरएस हुकूमत का क्या रद्द अमल रहेगा। और इतने साल से केसीआर साहब जो ना क्यों चुप थे, क्यों ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर अभी तक नहीं गए। मोटी बात अगर देखेंगे तो उनका जो वर्जन था कि हमने रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है वो वहाँ पर पेंडिंग है और अगर नहीं होता है तो फिर हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा। यानी कि फिर से एक नए प्रोसेस की वो बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल है। अगर वो कहते हैं कि अगर आने वाले हफ्ते में हम इमीडिएट जो है ना हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे, बात करेंगे, इस पर हम इमीडिएट लीगल एडवाइस लेंगे या कोर्ट को जाएंगे, जो भी हो सकता था इमीडिएट अगर वो अनाउंस करते तो बात समझ में आती। इन्होंने कहा फिर से हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, हम ऑल पार्टी डेलीगेशन जाके मिलेंगे। वो चीज़ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही, मतलब बहलाने वाली बात लग रही है। एमआईएम रुकन असम्बली मौज़म खान ने तेलंगाना हुकूमत से एनआरसी रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ ज़ाहिर करने की अपील की। उन्होंने पसमानदा अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन का मामला भी ऐवान में उठाया। रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील न करने, उर्दू के दूसरी सरकारी ज़बान पर अमलावरी, 4 मीनार पैदल प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल का काम जल्द मुकम्मल करने, हाई कोर्ट को पुराने शहर से न हटाने, उस्मानिया अस्पताल की अज़मत रफ्ता बहाल करने, कब्रिस्तानों और ईदगाहों के लिए अराजी हवाले करने की हुकूमत से मांग की। Also let the CM Sahab to enlighten us on the issue of NRC. I would like to know whether such instructions have been received. The minorities and the migrants from the other states residing in the state seems to be worried about these twin directions of the union government. We are measures being taken by the state government to instill the confidence amongst all the lawful citizens of the state that they have nothing to fear from the so-called updating of the NRC through house-to-house enumeration after next year. Request the government to nominate the members, revenue and legal on the Waqf Tribunal. I also urge government to take steps for the reconstruction of Waqf Board, reconstitution of Waqf Board, as there are vacancy of members from Assembly, Council, Parliament and State Bar Council. District-wise study centers for the minority youth for the recruitment test and common entrance test, and upgrade the minority study circle at the Hyderabad into a residential coaching centers.
2.5 years ago, Telangana legislature adopted the Telangana BC, ST and ST Bill 2017 for raising the quota for backward Muslims to 12% and SCs to 10%. However, the bill is stuck up with the union government. I would like the CM Sahab to spell out the steps for sorting out the issue with the union government. I urge the government to take steps for implementation of Urdu as second official language and to nominate a Urdu scholar to the State Official Language Commission. I want the government to ensure that Telangana State High Court is not shifted from Old City. I urge the government to take up restoration of heritage building of the Osmania Hospital and construct a new block in 7 acres open land in hospital complex. I request the government to allot 5 acres of land in major Gram Panchayat and municipalities and new municipal corporation for the graveyards and Eidgahs of Muslim community. I urge the government to issue new food security cards for the all pending eligible applications to the earliest. I request the government to take TSRTC as a government department as the bus service was started in Hyderabad in 1932 under the Road Transport Department as part of Nizam State. एनआरसी के निफाज के सिलसिले में लोगों में पाए जाने वाले खदशात और शुबहात को दूर करने की कोशिश करते हुए तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि एनआरसी के ताल्लुक से मरकज ने अब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। उन्होंने असेंबली में बताया कि इस सिलसिले में मरकज से रियासत को कोई हिदायत या अहकाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के जो भी सच्चे और ईमानदार शहरी हैं उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। केसीआर ने वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ करने का भी ऐलान किया। एनआरसी के ताल्लुक से आज तक मरकज के सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाया। इसमें आप मुतमईन रहिए, इतने आसान से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जो यहाँ है ऐसा कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। हमारे रियासत के जो भी सच्चे ईमानदार शहरी हो उनकी पूरी हिफाजत हम करेंगे, वो जिम्मेदारी हम लेते हैं। आज तक तो मरकज के सरकार से किसी किस्म का कोई पॉलिसी या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई आर्डर हमको नहीं मिला है। अगर मिलने पर आपको ज़रूर बता देंगे। सारे पार्टियों से भी बातचीत करेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपने कहा, बिल्कुल उस पर गौर करेंगे। जितना जल्दी हो सके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का कोशिश करेंगे। नया सेक्रेटरीट जल्दी बनाने के लिए आपने बोला, आपको सरकार शुक्रिया अदा करता है। शादी मुबारक दरखास्त पेंडिंग है बोले आप, जल्द से जल्द इसको सैंक्शन कर देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है। एक उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज में मेंबर बनाने का भी आपने दावा किया है, उस पर भी सोचा जा सकता हो, कोई ना बोलने की बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। ओल्ड सिटी के लिए मेट्रो रेल का भी आपने जिक्र किया, कुछ प्रॉब्लम्स थे, अब लगता है कि पूरे प्रॉब्लम हट गए, लिहाजा वो काम भी जल्द से जल्द चल पड़ेंगे। ओल्ड सिटी में भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेट्रो का काम शुरू होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस की हुक्मरानी बीजेपी से बेहतर है। बीजेपी ज़ेर क़यादत महाराष्ट्र के अवाम तेलंगाना में अपने इलाकों को शामिल करने की अपील कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है, रियासत के अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह करने की वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह को इजाज़त नहीं दी जाएगी। వాళ్ళు మా వైఖరి మార్చుకోవాలి। ఇట్లా తెలంగాణ ప్రజలను అవమానించడం కరెక్ట్ కాదు। ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగానే బంద్ చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్న అధ్యక్ష ఈ శాసనసభ నుంచి। తల్లిని చంపించారు, బిడ్డను బతికిన ఉంటాడు ఆయన తెలంగాణ ఇచ్చుడు మీద। తల్లి చచ్చిపోయింది, బిడ్డ బతికింది ఉంటాడు। ఆ మాట బంద్ చేసుకోవాలి ప్రధానమంత్రి గారు। తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన ముఖ్యమంత్రిగా నేను కోరుతా ఉన్న ఈ మాట। తెలంగాణ ఏర్పాటైన రోజు డార్క్ డే అంటాడు అమిత్ షా గారు, భారత హోంమంత్రి। నేను వారికి కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా, యూ చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టువార్డ్స్ తెలంగాణ। దిస్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ। వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాలరేట్ దీస్ కామెంట్స్, ప్లీజ్ విత్డ్రా యువర్ వర్డ్స్। 60 ఏళ్ళు పోరాడి తెచ్చుకున్న మాకు ఎవడు మెహర్బాన్ చేయలే, ఎవరో ఇచ్చిన ఎవరు ఇయ్యలే, మేము తెచ్చుకున్నాం। ఆ విధంగా ఉన్నది। ధర్మాబాద్ అని ఒక దగ్గర ఉండే అధ్యక్ష, దాని పేరు నైగాంవ్ కాన్స్టిట్యున్సీ। ఇలా ఒకటి పోయి 5-6 కాన్స్టిట్యున్సీలకు పాకిపోయింది। 10-12 కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి మేము పోటీ చేస్తున్నాం, టీఆర్ఎస్ టికెట్ మీద వస్తూ ఉన్నారు। మనం అంత చక్కగా ఉంటే బీజేపీ పరిపాలన అంత గొప్పగా ఉంటే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారండి? తెలంగాణలో కలుస్తామని చెప్పి
బీజేపీ పాలిత సర్పంచులు, బీజేపీ పాలిత ప్రజలు మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలపండి అంటున్నారంటే ఇట్స్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ టిఆర్ఎస్ రూల్ ఈజ్ మచ్ మచ్ బెటర్ దాన్ ద బీజేపీ రూల్. ఇక మాటలు మాట్లాడితే ఘోరంత దున్నే ఎంత మాడతాం. तेलंगाना असेंबली में एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है. तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने ऐवान में इस बात का ऐलान किया. Following members are declared to have been duly elected to serve as the members on the Committee on Public Accounts for the year 2019-2020. Shri Gurka Jaipal Yadav, Shri Ramawat Ravindra Kumar, Shri Bigala Ganesh, Shri Gadar Kishore Kumar, Shri Gaddigar Vittal Reddy, Shri Peddi Sudarshan Reddy, Shri Akbaruddin Owaisi, Shri Duddila Sridhar Babu, Shri Sandra Venkat Veerayya. Under Rule 2001 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Telangana Legislative Assembly, I hereby appoint Shri Akbaruddin Owaisi as Chairman of the Committee on Public Accounts. करीमनगर में तेलंगाना सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर बराए टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. मरकजी वजीर ने मकामी शोरा को तहनीत पेश की. अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है. इस मौके पर करीमनगर के बीजेपी रुकन असम्बली संजय के अलावा दीगर भी मौजूद थे. बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जो सबकी तवज्जो का मरकज़ रहे. खबरें तफसील से. अगर इस बार आलमी जंग होगी तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा. वक्त आने पर POK क्या है हम बता देंगे. ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने अपने दौरे काकीनाडा के मौके पर यह बात कही. JNTU के ऑडिटोरियम में आर्टिकल 370 की मनसूखी पर एक तकरीब मुनक्किद हुई. इस दौरान किशन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 100 दिनों के अंदर वो काम किया है जो काम 70 साल में नहीं हुआ है. इसके अलावा 3 तलाक पर भी किशन रेड्डी ने अपने ख्यालात का इजहार किया. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఏకైక పార్టీ, దేశం కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పనిచేసేటువంటి పార్టీ. దేశం కోసం త్యాగాలు చేశామో అవసరమైతే త్యాగాలు చేస్తాం. ఈరోజు చాలా మంది అడుగుతున్నారు, POKను వదిలేసుకున్నారా? సమయం వచ్చినప్పుడు POK సంగతి కూడా చూస్తాం. ఈసారి యుద్ధం అంటూ వస్తే ప్రపంచ చిత్రపటంలో పాకిస్తాన్ మాత్రం ఉండదని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఇమ్రాన్ ఖాన్ తాటాకు చెప్పులకు, పాకిస్తాన్ సైనికుల తాటాకుల చెప్పులకు భయపడేటువంటి ప్రభుత్వం భారతదేశంలో లేదు. భయపడే ప్రధానమంత్రి భారతదేశంలో లేడు. 130 కోట్ల మంది ప్రజలు అండతో ఈరోజు భారతదేశ సమగ్రతను, సమైక్యతను కాపాడేటువంటి ప్రభుత్వము, దేశభక్తితో కూడినటువంటి ప్రభుత్వము, డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ వారసత్వంతో కూడినటువంటి ప్రభుత్వము, ప్రజ్ఞవారి వారసత్వంతో కూడినటువంటి ప్రభుత్వము, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వారసత్వంతో కూడినటువంటి ప్రభుత్వము. ग्राम सेक्रेटरी के इम्तिहान में पेश आई बदनवानी के लिए मौजूदा YCP हुकूमत जिम्मेदार है, ये कहना है साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू का. उन्होंने इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने की जगन हुकूमत से अपील की. चंद्रबाबू नायडू ने इम्तिहान को मनसूख करने से मुतल्लक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को मकतूब तहरीर किया. वाज़ेह कि ग्राम सेक्रेटरी इम्तिहान में 90% रोजगार YCP कारकुनों को फराहम हुआ है, जिस पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें आ रही हैं. तेलुगु देशम के सीनियर लीडर व साबिक MP नर्मले शिवा प्रसाद अब नहीं रहे. उन्होंने सनीचर को चेन्नई के अस्पताल में आखिरी सांस ली. शिवा प्रसाद गुर्दे के अमराज में मुब्तला थे. वो एक अदाकार भी थे. आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने की मांग करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में मुनफरद अंदाज से अपना एहतजाज दर्ज कराया था. शिवा प्रसाद की लाश तिरुपति लाई गई. सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू और दीगर लीडरों ने उन्हें खराज पेश किया. गवर्नर, CM और दीगर लीडरों ने शिवा प्रसाद की मौत पर इजहार दुख किया है और उनके अफराद खानदान से ताज़ियत की.
गुंटूर जिले के कौमी शाहराह पर सड़क हादसा पेश आया। टू व्हीलर को पीछे से आ रही कार ने टक्कर दे दी, जिसके सबब टू व्हीलर पर सवार चंदू की मौके पर मौत हो गई, जबकि मस्तान वली शदीद जख्मी हो गया। उसी वक्त ताड़ेकुंडा की रुकन असम्बली अंडावली श्रीदेवी विजयवाड़ा से गुंटूर जा रही थीं। उन्होंने अपनी कार को रोका, 108 को कॉल करते हुए एम्बुलेंस को तलब किया। इससे कबल उन्होंने शदीद जख्मी मस्तान वली की तिब्बी जांच की, जिसके बाद जख्मी शख्स को गुंटूर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर APMFC सैयदा नाहिद सबिहा ने बताया कि आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम तबके के बेरोजगार नौजवानों के लिए लोन स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर है। उन्होंने बताया कि मी सेवा सेंटर्स की जानिब से BC सर्टिफिकेट मांगने की शिकायत मिली है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दरख्वास्त दाखिल करने के लिए BC सर्टिफिकेट लाजमी नहीं है। तमाम मी सेवा सेंटर्स वालों को माइनॉरिटीज के लिए कोई भी इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज के वास्ते कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी आप लोग दूर कीजिए। दूसरी बात जो है, नूर बादशाह और दूधकुला लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। BCB कास्ट सर्टिफिकेट मी सेवा से अप्लाई करते वक्त अपलोड करनी चाहिए। तीसरी जो है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज यानी कि क्रिश्चियंस, कन्वर्ट क्रिश्चियंस, ये लोगों के लिए भी मी सेवा से कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज के वास्ते कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं और इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऑनलाइन करते वक्त में होशियारी से अपना आधार कार्ड बाजू में रहकर अप्लाई कीजिए, वरना सॉफ्टवेयर में बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक आधार कार्ड आ जाएगा, दूसरे के नाम पर लोन आ जाएगा। इस तरह से सॉफ्टवेयर के टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। एक सेट अपने पास रख लीजिए। जब इंटरव्यूज के वक्त में आपको जो भी ऑनलाइन में अप्लाई किए हैं वो मंडल, तालुका के मंडल और म्युनिसिपल ऑफिस में सबमिट करनी होगी। करनूल के धरना चौक पर करनूल बार एसोसिएशन की जानिब से करनूल में हाई कोर्ट और करनूल को दोबारा सदर मकाम बनाने की मांग को लेकर जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। इस मौके पर मकामी एडवोकेट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत करनूल को सदर मकाम बनाते हुए हाई कोर्ट कायम करे। उन्होंने मुतालबे की अदम यकसुई पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस जंजीरी भूख हड़ताल की हिमायत रुकन कानून साज काउंसिल शेख मोहम्मद इकबाल ने भी की। MLC शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इलाके रायलसीमा के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वाइएस जगन हुकूमत हर इलाके के साथ इंसाफ करेगी। కట్టు బట్టలతో మమ్మల్ని పంపారయ్యా హైదరాబాద్ నుంచి అంటూనే, మీరు కట్టుబట్టలతో వచ్చిన వాళ్లకు ఆదుకోవాలి ఏ విధంగా? విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, ప్రాంతాలకు సమన్యాయం అనేది చూడనయ్యా అంటే రావడమే. ఏ విధంగా అయితే ఒక గృహస్థు, మేము కూడా జయరాజన్న గాని నేను గాని ఒక కెరీర్ గా మొదలు పెట్టినప్పుడు పిల్లలను చదివించుకోవడం, చిన్న వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేయడం, ఏదో రెండో అపార్ట్మెంట్ చిన్నది కొనడం, తర్వాత ఏదన్నా ఉంటే చేయడం ఉంటది కానీ करनूल में हाई कोर्ट कायम करने की मांग जारी है। करनूल बार एसोसिएशन की जानिब से जिला कलेक्टर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और हुकूमत से जल्द अज जल्द करनूल में हाई कोर्ट कायम करने पर जोर दिया गया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबा दिया। పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ ఆక్రందన ఇది, ప్రతి బిడ్డ ఆవేదన ఇది, ప్రతి బిడ్డ ఆవేశం ఇది. మాకు సీమకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయము. రాజధానిని కోల్పోయాము. అలనాడు శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ప్రకారము అక్కడ హైకోర్టును ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కర్నూలులో రాజధాని ఇచ్చారు. మళ్ళీ తెలంగాణ నుంచి మనం విడిపోయినప్పుడు రాజధానిని అమరావతిలోనే, హైకోర్టును అమరావతిలోనే ఏర్పాటు చేశారు. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే గుంటూరేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే విజయవాడేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అమరావతేనా? అసలు రాయలసీమ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంతర్భాగం అవునా కాదా అన్న అనుమానం ఈ రోజు రాయలసీమ వాసుల్లో పెల్లుబిక్కుతుంది. కాబట్టి మేము హైకోర్టును సాధించుకోవడానికి ఈ రోజు కర్నూలులో ఉన్నటువంటి అన్ని కళాశాలలు, పీపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్, అడ్వకేట్స్ ఆధ్వర్యంలో బృహత్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. మేము హైకోర్టు వచ్చే వరకు విశ్రమించమని చెప్తా ఉన్నాం। अदूनी शहर में वाक़ कदीम दरगाह हज़रत सैयद शाहरुल अमीन और सैयद शाह इब्राहिम साहब का उर्स तक़रीब का इनक़ाद अमल में आया।
इस मौके पर सज्जाद नशीन सैयद शाह मोहम्मद हुसैन पीर ने मरासिम संदल अदा किए और उसके मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की झलक नजर आई। उस तकरीब में मुख्तलिफ मकामात से बड़े पैमाने पर अकीदतमंदों ने शिरकत की। रुकने पार्लिमान टीजी वेंकटेश ने कहा कि अवाम को हुकूमत की स्कीमों से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माजूरीन और बुजुर्ग समाज के लिए बोझ नहीं है, हुकूमत उनके साथ है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट ने माजूरीन और बुजुर्गों में इमदाद तकसीम की। करनूल में बड़े पैमाने पर यौम आलमी कल्ब प्रोग्राम 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। माहिर कल्ब चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि उन्होंने कहा कि करनूल में 2002 से हार्ट फाउंडेशन की जानिब से दिल के अमराज से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस मौके पर आलमी कल्ब प्रोग्राम के तहत दिल के अमराज पर डॉक्टर्स आवाम में शऊर बेदार करते हैं। हार्ट फाउंडेशन सेक्रेटरी माहिर कल्ब पी चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि दिल के अमराज को एहतियात और इलाज से दूर किया जा सकता है और ये बहुत आसान होते हैं। కావాల్సిన దాన్ని మనమంతా కూడా మనం అడగాలి. మనం అడగండి ఎవరు ఏమీ చేయరు. ఇప్పుడు సమాజం అలా ఉంది, గవర్నమెంట్స్ కూడా అలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ గురించి ప్రజల పట్ల అవగాహన పెంచడానికి इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।